नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे हमने क्या कहने की कोशिश की है। और ये सब हो इसलिए रहा है कि आज देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सवाल उठाने लगी है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय करने के लिए उम्मीद जगाने के साथ साथ उससे प्रश्न भी कर रही है। अब ये जो फैसला आया है ये बहुत ही क्रांतिकारी कहा जा सकता है, देश हित में कहा जा सकता है। और जितने लोग अवैध कब्जे करके या अवैध तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उनके लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बुलडोजर नीति को उत्तर प्रदेश में चलाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्यों में भी ये चली। अभी 3-4 महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें स्पष्ट कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक फैसला दिया था उसके बाद पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। और जो अभी हालिया फैसला आया है 30 अप्रैल का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट्स को भी यानी हाई कोर्ट्स को भी ये आगाह कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे मामलों में जुडिशियल जो एक तरीके से रेगुलराइजेशन होता है यानी कि न्यायिक नियमितीकरण होता है या सरकारों के द्वारा कानून बनाकर ऐसी संपत्तियों को या ऐसे अवैध निर्माणों को इम्पैक्ट मनी या कुछ जुर्माना लेकर वैध घोषित कर दिया जाता है, वो भी अब संभव नहीं होगा। इस फैसले की प्रतियां सारे हाई कोर्ट्स में भेज देने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब जो भी लोग सरकारी संपत्तियों पर, सड़कों पर, नदियों पर, तालाबों पर या दूसरी अन्य जो सरकारी संपत्तियां होती हैं उनमें अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अथॉरिटीज को ये अधिकार होगा कि वो उन्हें बुलडोजर चला के ध्वस्त कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर इस फैसले के आने के बाद एक बड़ा जो ताकत है उन अथॉरिटी को मिलेगी कि अब ऐसे लोग जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं वो अपनी बिल्डिंग्स को या अपने निर्माणों को बचाने के लिए सिंबल या सिंगवी टाइप के वकीलों के माध्यम से भी कोई राहत नहीं पा सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही फैसला कर चुका है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला क्या है। कलकत्ता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बिल्डिंग को गिराने के लिए नोटिस दिया था और उस जिस बिल्डिंग को गिराया जाना था वो लोग पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पर उस बिल्डिंग के गिराए जाने का जो ऑर्डर था उसको वैलिड करा दिया। तो ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की डिवीजन बेंच ने, ये वही डिवीजन बेंच है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज्यादा आलोचना इस समय हो रही है, जिसके एक फैसले की वजह से भारत के उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में बदलाव के लिए लोगों को कह चुके हैं। और चूंकि इस बेंच ने ऐसा फैसला दे दिया था जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, आप उसे असंवैधानिक भी कह सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग हैं, सिब्बल सिंघवी टाइप के लोग, ये कह रहे हैं कि ये उनका अधिकार था। खैर वो उसे बाद में बताएंगे, पहले इस बेंच ने जो फैसला दिया है उसकी चर्चा की जाए क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बेंच थी जस्टिस जमशेद पारदीवाला और आर महादेवन की। इस बेंच ने इस मामले में स्पष्ट तौर से कह दिया कि जो लोग अनऑथराइज रूप से सरकारी जमीनों पर या अथॉरिटी की जमीनों पर कब्जे करके गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं उन्हें किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट्स को भी ऐसे मामलों में जुडिशियल रेगुलराइजेशन को नहीं लागू करना चाहिए और किसी भी तरीके की ऐसे लोगों को राहत दिए जाने का हर तरफ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठा दिया है उन राज्य सरकारों के ऊपर भी जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को या उन लोगों के विक्टिम कार्ड खेले जाने के बाद में बहुत से लोगों द्वारा उनके तमाम सवाल उठाए जाने के बाद वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसी बातों के बाद में जो लोग सड़कों पे उतर जाते थे, ये कहते थे कि नहीं नहीं उनका अब आशियाना है, इतने साल से रह रहे हैं
तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग गैर कानूनी ढंग से ऐसी संपत्तियों का निर्माण करते हैं या ऐसी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, उनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। जो खुद कानून तोड़ रहा है वो कैसे अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकता है। अब इसका जो व्यापक असर होगा वो ये होगा कि किसी भी राज्य में अगर किसी, चाहे वो पंचायत की जमीन है, चाहे नगर पालिका की जमीन है, महानगर पालिका की जमीन है, राज्य सरकार की जमीन है या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है, जहां भी किसी ने भी कब्जे किए हैं वो अथॉरिटी उन्हें नोटिस भेजेगी और नोटिस की अवधि के अंदर उन लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो इमारतें हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन है वो वैलिड तरीके से है, उनकी खरीदी हुई जमीन पर है और ऑथराइज तरीके से ही कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि अथॉरिटी बुलडोजर चला के उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी और उस स्थिति में उनके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत प्राप्त करने की उम्मीद भी पहले ही खत्म हो जाएगी। यानी ये बहुत बड़ा एक फैसला है जो देश के अंदर एक माफिया है, भूमाफिया के तरह से, बिल्डिंग माफिया के तरीके से जो लोग काम करते हैं, सरकारी जमीनों पर बिल्डिंगें बना देते हैं, कॉलोनियां खड़ी कर देते हैं और कॉलोनी के लोग इस मुद्दे को लेकर के वो रहेंगे कहां, उनका आशियाना है, उन्होंने पाई पाई जोड़कर इसको जमा किया है, वो भी इस मामले में अब राहत नहीं पा सकेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस जमीन की लीगलिटी की इंक्वायरी करें। कोई बिल्डर अगर फ्लैट बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी लीगलिटी, लीगल अथॉरिटी, उसका टाइटल वगैरह चेक करें और अगर वो अवैध रूप से किसी सरकारी जमीन पर या अनऑथराइज जमीन पर ऐसा निर्माण करके बेच रहा है या निर्माण आपको दे रहा है तो फिर आप उसके नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। अब आम नागरिकों का भी इससे एक बड़ा कर्तव्य बन जाता है। आपके आसपास कहीं भी जो ग्राम पंचायत की जमीन है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी छोटी नगर पालिका है, छोटा टाउन है, वहां की किसी भी सरकारी जमीन पर, चाहे वो सड़क की जमीन हो, नदी की जमीन हो, तालाब की जमीन हो, अगर किसी ने कब्जा करके ऐसे अवैध निर्माण कर रखे हैं तो आपका नागरिक कर्तव्य बनता है, ये राष्ट्र धर्म बनता है आपका कि आप उसकी शिकायत स्थानीय अथॉरिटी में करें और फिर बाद में उस अथॉरिटी को मजबूर करें कि वो ऐसे अवैध निर्माणों को गिराने के लिए आगे आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया है। किसी भी कोर्ट से ऐसे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जो नीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी, बुलडोजर नीति, अब उसको पूरे देश में मान्यता दे दी गई है। हालांकि कुछ लोग इससे ऐतराज कर सकते हैं, वो कहेंगे योगी की नीति तो अपराधियों के खिलाफ थी, तो उस अपराधियों के खिलाफ की नीति में भी ये इस बात का ख्याल रखा जाता था कि उस अपराधी ने कहीं अवैध निर्माण तो नहीं कर रखा है, अवैध रूप से जो संपत्तियां हैं उनको तो नहीं कब्जा कर रखा है। तो सीधे तौर पर ये उसी नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में लिया गया एक बहुत अच्छा कदम है और इसके पीछे जनता का दबाव है। क्योंकि ये जो 2 जजों की बेंच थी, इसको लेकर पहले से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगे थे, कॉलेजियम सिस्टम की सच्चाई लोगों के सामने आ रही थी और कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर था। हो सकता है कि उन्होंने उस प्रेशर को कम करने के लिए जनहित में ये बड़ा फैसला लिया है। अन्यथा देखने में यह मिलता है कि सालों में कभी कभी ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ऐसा होता है जो व्यापक राष्ट्र और जनहित में होता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो आजकल बेल कोर्ट बनकर रह गए हैं। बड़े बड़े रसूखदार पैसे वाले अपराधी जो होते हैं, बड़े माफिया जो होते हैं, बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचारी जो होते हैं, उनको बचाने का ही काम करते हुए वो नजर आते हैं। अगर किसी लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से ऐसे अपराधियों को, या जो विशेष कोर्ट होते हैं सीबीआई वगैरह के, पीएमएलए वगैरह के, अगर सजा हो भी जाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत देकर मुक्त होकर आराम से अपनी जिंदगी का एक बड़ा मौका देने का काम करते हैं, जो कि वो बड़े वकीलों के माध्यम से करते हैं।
आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े और रसूखदार वजनदार वकीलों को वो हायर कर सके। यही वजह है कि आम आदमी कितना भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगा हो, चाहे वो अपराध में लिप्त हो या न हो, छोटी अदालत से अगर उसको सजा हो जाती है या उसका केस पेंडिंग पड़ा रहता है, तब भी वो जेल में सड़ता रहता है, क्योंकि वो इस देश के महंगे वकीलों को नहीं खरीद सकता है। इन वकीलों की फीस इतनी महंगी है कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 1 महीने की सैलरी मिलती है, कपिल सिब्बल और सिंघवी जो एक अपीयरेंस की फीस लेते हैं, वो उस सैलरी से 10 से 20 गुना तक ज्यादा हो जाती है। कई मामलों में कम से कम 10 से 15 गुना तो वो लेते ही लेते हैं। अब आप समझ लीजिए, इतनी फीस आम आदमी या कोई सच्चा आदमी, निर्दोष आदमी जो किसी बेगुनाह होते हुए भी उसे फंसा दिया गया है, वो कहां से लाएगा? उसके तो परिवार चलाने की नौबत ऐसी आ जाती है कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो खुद कमाने वाला है वो जेल चला जाए तो उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीतती है, उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है, उसके बच्चों का क्या हाल हो जाता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके आसपास ऐसे पीड़ित लोग रहे हों। उनकी कोई नहीं सुनता है, उनके लिए न्याय की मांग कोई नहीं करता है। हाई कोर्ट के जजेस जब चुने जाते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस वकील को जज बनाया जा रहा है वो महीने में कितना कमाता है। अब आप सोचिए, जो वास्तव में निर्दोषों को बचाने के लिए कोई वकील अगर केसेस लड़ रहा होगा तो वो कितना कमा पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति मोटी फीस लेकर लड़ रहा हुआ तो वो आप मानकर चलिए कि मोटी फीस अपराधी या भ्रष्ट लोग ही दे सकते हैं, शरीफ आदमी मोटी फीस नहीं दे सकता है। तो वहां जो क्राइटेरिया कॉलेजियम ने बनाया हुआ है उसकी वजह से तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम चूंकि इस अच्छे फैसले की बात कर रहे हैं और हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर ही सवाल उठाते हैं जो जनहित में नहीं है, और जो भी फैसला जनहित में होता है हम उसकी आपके सामने उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उन जजों के उस जजमेंट की प्रशंसा करते हैं। तो ये मत सोचिए कि हम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां से न्याय होना चाहिए और इस न्याय का बड़ा हिस्सा या बड़ी भागीदारी आम जनता की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केवल कुछ वकीलों के आधार पर ही फैसले न दें और उन वकीलों को भी ज्यादा तवज्जो न दें जो बहुत ज्यादा मोटी फीस लेते हैं, जो कि भारत के 95% से ज्यादा लोगों की औकात से ही बाहर की चीज है। बहुत से लोग औकात शब्द पर भी ऐतराज कर सकते हैं। औकात का मतलब है हैसियत, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, तो ये गलत शब्द नहीं है। और ऐसे ही लोग इस देश में ज्यादातर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुधरना पड़ेगा। अभी सुधार के कुछ केसेस आ रहे हैं, लेकिन अगर जनता का दबाव बना रहेगा, जनता जागरूक होती हुई उन्हें देखेगी, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो कारनामे उनके जो पुराने जजेस के हैं वो बार बार उठते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 33-34 जज और पूरे देश के हाई कोर्ट्स में बैठे हुए करीब 760 करीब हाई कोर्ट जजेस भी इस बात को समझेंगे कि अब वो दिन लग गए जब वो मनमानी आसाम से करके बच जाया करते थे। अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। केवल रिटायरमेंट के बाद ही सवाल नहीं उठेंगे, आपके कार्यालय में रहते हुए भी सवाल उठेंगे और आपको उनके जवाब ढूंढने ही पड़ेंगे। रिटायरमेंट के बाद आप सवाल पूछते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, जैसा चंद्रचूड़ के मामले में हो रहा है, क्योंकि तब तक वो अपने कार्यकाल के दौरान मनमाने ढंग से तमाम ऐसे जो भ्रष्ट लोग होते हैं, बेईमान अपराधी लोग होते हैं, उनको फायदा पहुंचा चुके होते हैं। लेकिन अगर जनता इसी तरीके से सवाल उठाती रहेगी, निश्चित मानिए बदलाव जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।